नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस क्लास में हम जुलाई 2023 के टैट के क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 2 है। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्बल। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो संगमरमर में चेंज की जाती है। ठीक है, तो ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, पीट है या फिर शैल है। तो देखो, सबसे पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बहुत बार देखते भी हैं कि जो ये मार्बल है ये किस टाइप की चट्टान है, ये बहुत बार पेपर में आता है। तो ये एक रूपांतरित चट्टान है जिसको हम मेटामॉर्फिक चट्टान बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक है ये। ठीक है, देखो मेटामॉर्फिक रॉक है वो रॉक, वो चट्टानें जो कि कायांतरित, मतलब इनको कायांतरित भी बोलते हैं, जो कि आपके अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानों से कन्वर्ट होके बनती हैं। ठीक है, मतलब आपके इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से कन्वर्ट होके बनती है। जब इसके मिनरल्स जो हैं वो चेंज होते हैं तो मेटामॉर्फिक जो है इसका रूप ले लेते हैं वो। ठीक, अब आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, वो रॉक्स होती हैं जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनती हैं। करेक्ट। और सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टान, उसमें अवसाद पाए जाते हैं। तो वो जब भी एक्सट्रीम टेम्परेचर और उसकी वजह से टूटती हैं, कोई भी चट्टान जब टूटती हैं और उसमें दरारें पड़ती हैं या फिर उनके फॉर्म में कन्वर्जन होता है तो वो क्या बन जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। तो मार्बल जो है एक रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो ये बदली है, मतलब किससे, तो भाई ये लाइमस्टोन से बदलती हैं। ठीक, मार्बल चट्टान का निर्माण किस किस से बनता है। एक तो खड़िया पत्थर जिसको हम चौक कहते हैं, खड़िया पत्थर मतलब चौक बोलते हैं। ठीक है, एक लाइमस्टोन हो गया जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, इससे भी कन्वर्ट होके क्या बनता है भाई, तो मार्बल बनता है। साथ ही में डोलोमाइट चट्टानें भी बदल के क्या बनती हैं, मार्बल बनती हैं। क्लियर। तो चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, डोलोमाइट, ये कन्वर्ट होके संगमरमर बनता है ये। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपने। पीट यहां पे आया है, तो भाई पीट जो है, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला, हालांकि पीट एक ऐसी सिचुएशन है उसको कोयला भी नहीं बोला जा सकता है वैसे पर, लेकिन पीट के बाद बिटुमिनस, ठीक है, इसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद एंथ्रासाइट। फिर एंथ्रासाइट के बाद आपका क्या बनेगा, हीरा, डायमंड बनता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपके ये चेंज होते हैं। पीट कन्वर्ट होके बिटुमिनस बनेगा, वो लिग्नाइट बनेगा कोयला, फिर एंथ्रासाइट बनेगा और ये फिर बाद में कन्वर्ट होके हीरा बन जाता है। ठीक है, शैल की बात कर रहे हैं हम। शैल से बनता है स्लेट। शैल जो है इससे बनेगा स्लेट। स्लेट जो होते हैं, है ना, स्लेट से बनेगा शिष्ट। शिष्ट, तो ये चट्टानों में कन्वर्जन होती है। ठीक है, शैल जो है एक अवसादी चट्टान है, ये कन्वर्ट होके क्या बन गई, तो रूपांतरित बन गई स्लेट के तौर पे। अब स्लेट का भी रूपांतरित वर्जन है, क्या है, शिस्ट है। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट, बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक है जो कि कन्वर्ट, देखो बेसाल्ट के टूटने से काली मृदा बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। ये बहुत बार पेपर में आता है, बेसाल्ट के टूटने से। ठीक है, और ये इसका कन्वर्जन क्या है, तो एम्फिबोलाइट। एम्फिबोलाइट, एम्फिबोलाइट जो है वो कन्वर्ट, मतलब इसका कन्वर्जन है बेसाल्ट का। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट वो नीस बनती है, नीस, या फिर इसको कई बार नाइस भी आता लिखा हुआ, नाइस। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट होती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है ये। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे, और मार्बल भी पेपर में बहुत बार आता है। तो मार्बल जो है, संगमरमर जो है, एक कौन सी चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। चलिए, तो लाइमस्टोन से क्या बन गया,
कन्वर्ट होके मार्बल बन गया, चूना पत्थर हो गया लाइमस्टोन, खड़िया पत्थर हो गया चौक, और आपका फिर डोलोमाइट जो होता है उससे भी क्या बनता है, मार्बल बन जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। देखिए यहां पे नहीं पूछा गया है गर्म या ठंडा, जब गर्म और ठंडा दोनों में से कोई ऐसी चीजें ना पूछी जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका ही करना है। तो अंटार्कटिका जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है बेशक। गर्म डेजर्ट की बात की जाए तो सहारा करना है, पर लेकिन कई जगह आपने सहारा भी आंसर देखा है, तो भाई उसमें अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं आएगा, क्लियर है ना, उसमें अंटार्कटिका जो है वो ऑप्शन में नहीं आएगा। तो आपको सहारा डेजर्ट तब करना है, अदरवाइज सहारा सबसे गर्म है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और गोबी हमने पढ़ा था, तो गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, कहां है, मंगोलिया में और चाइना में देखने को मिलता है। थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, राइट, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने देखा था अट्टाकामा डेजर्ट, तो ये चिली में है, ठीक है, सबसे ठंडा शुष्क प्रदेश है ये, ठीक। हमने पेंटागोनिया का पठार भी है और पेंटागोनिया का रेगिस्तान भी है। तो पेंटागोनिया डेजर्ट कहां है, अर्जेंटीना में है, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सब कहां मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। कालाहारी डेजर्ट कहां है, तो ये आपका बोत्सवाना में है, बोत्सवाना अफ्रीका की कंट्री है बोत्सवाना, ठीक, साउथ अफ्रीका के पास ही है ये, वहां पे कालाहारी डेजर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वे वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर कहां हुआ था। देखो तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि ये 1 सितंबर को 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रेजेंट समय में 121 कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना कहां हुई थी, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, ठीक है, यूगोस्लाविया भी ऑप्शन में है, बेलग्रेड भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेलग्रेड में, ठीक है। यहां पे हुई थी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद और मार्शल टीटो, ठीक है, और कर्नल नासिर, इन 3 व्यक्तियों का नाम मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, नासिर, टीटो और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक और है वैसे, सुकरानो, ये भी, इनका भी नाम याद कर लेना आपने, इंडोनेशिया के थे ये। इन सब ने मिलके जो हैं ये बनाया था, ठीक है, नाम जो है वो बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाम प्रेजेंट समय में 2024 से लेकर 27 तक इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है भाई, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, युगांडा जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपने। नाम, पहली मीटिंग बेलग्रेड में, ठीक है, बना था 1961 में, 121 इसमें टोटल मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, राइट। टीटो, जवाहरलाल नेहरू, नासिर और सुकरानो एक मुख्य ये लीडर्स हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहां पे, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ज्वाइंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र टू सॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए एक संयुक्त परियोजना खोली गई थी, वो कौन सी थी। देखिए भाई, अगर हम बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, देखिए मैप में अगर हम देखें तो ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। अब यहां से आपकी 2 ही इंपॉर्टेंट नदियां आती हैं, एक है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है भाई। तो इस तरह से, तो यहां पे ऑप्शन जो दिख, भाखड़ा तो हिमाचल प्रदेश में है, यमुना रिवर प्रोजेक्ट ये बहुत सारी जगहों में है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सरदार सरोवर डैम बिल्कुल यहाँ पे नर्मदा नदी पे गुजरात में मिलता है ये, ठीक है, नर्मदा नदी पे मिलेगा आपको सरदार सरोवर डैम, ठीक है, गुजरात के अंदर। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक। तो तकरीबन कितना 1450 मेगावाट का है ये, ठीक है। 2017 में बनकर तैयार हो गया था सरदार सरोवर डैम, ठीक है, फंक्शनिंग इसकी शुरू हो गई थी।
और इसी के ही पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ये इस तरह से भाखड़ा बांध आपको पता है ये भारत के अंदर है, ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, जो कि बड़ा डैम, देखो क्वेश्चन क्या आता है, भारत का सबसे लार्जेस्ट डैम एक हो गया, एक आता है हाईएस्ट और एक आता है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। तो सबसे लंबा है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर, उड़ीसा में महानदी, ठीक है, महानदी पे है। हाईएस्ट जो है वो है आपका टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड में, ये है भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे। और लार्जेस्ट है भाखड़ा बांध, ठीक है, भाखड़ा बांध जो कि है सतलुज नदी पे। क्लियर। हिमाचल प्रदेश के अंदर, भाखड़ा हिमाचल में है, नंगल जो है वो पंजाब में पड़ता है, वो याद रखना आपने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कुछ डैम रहते हैं, अगर हम बाकी डैम की बात करें, जैसे कौन कौन से ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट, जो सिग्निफिकेंट जो है हिमाचल भारत में इस तरह से रखते हैं, तो कृष्ण सागर डैम हो गया, आपका अलमट्टी डैम हो गया, मित्तूर डैम हो गया, इनको हम देखेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो रहते हैं ये, श्री सेलम डैम हो गया, ठीक। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द प्रोविजन ऑफ 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज मेड। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान जो है वो रखा गया है। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले तो मेनली तौर पे अगर हम बात करें तो यहां पे हम चलिए ले लेते हैं भाग 9, जिसमें पंचायती राज, पंचायत का नाम आता है, पंचायती राज सिस्टम। आर्टिकल क्या है, 243 से लेकर 243 का ओ, ABCDEFG O तक, ठीक है ना, जाता है। इसमें से भी आपको जो मेनली तौर पे ये याद करने के हैं, देखो 243 में क्या है, परिभाषा कि पंचायती राज होगा क्या सिस्टम, ठीक है। फिर 243 का जो ए है, इसमें आ जाती है हमारे पास ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत, ठीक है। 243 का जो सब पार्ट ए है उसमें आ जाती है ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। बी जो आ गया, 243 का जो बी आ गया, उसमें आएगा पंचायतों का गठन किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। फिर सी में आता है संरचना कि कंपोजिशन क्या क्या है, कि पंचायती राज सिस्टम किन किन चीजों से बना होगा। देखिए 3 भागों में इसको बांटते हैं, तो ग्राम पंचायत होती है, एक समिति होती है और एक जिला परिषद होता है। तो ये कंपोजिशन जो है, इसकी संरचना जो है वो बताई जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, 243 का सब क्लॉज डी में, ये HS के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, डी में आरक्षण आता है, ठीक है। महिलाओं के लिए या दूसरों के लिए आरक्षण की बात आती है, तो 243 के सब क्लॉज डी में आपको ये याद रखना है। क्लियर है। तो इस तरह से ABCD करके जाते हैं, ये मेनली तौर पे आपको पेपर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। और पंचायती राज से संबंधित जो अमेंडमेंट है, तो वो आपको पता ही है कि 1992 में 73 संविधान संशोधन जो था वो किया गया था, जिसकी वजह से भारत में क्या जुड़ा, 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची को जो है फिर उसमें जोड़ा गया है, 11th शेड्यूल को। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहली पंचायत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में कहां खोली गई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में खोली गई थी। ये भारत की पहली पंचायत है। ऐसा ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भारत में
सबसे पहली पंचायत मतलब हिमाचल में अगर हम बात करें तो मंडी में खुली है, ठीक है, मंडी में 1948 के आसपास पंचायती राज सिस्टम जो बनाया गया था उस समय 48 से पहले की बात है वैसे तो, ठीक है। जो अंतिम राजा थे मंडी के जोगिंदर सेन, उनके टाइम में जो थी वो मंडी में आई थी, हिमाचल प्रदेश में पहली पंचायती राज। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूलतः ओरिजिनली का मतलब है स्टार्टिंग के अंदर, मतलब 1950 में कितने थे। तो भाई 1950 में लगभग 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। अब हम प्रेजेंट समय की बात करें तो हमें पता है कि 12 शेड्यूल्स हैं और 465 से भी ज्यादा जो हैं आर्टिकल्स हो चुकी हैं। कई जगह आपको ये 448 आर्टिकल भी लिखा होता है, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। वैसे 465 अबव ही आपको देखना है प्रेजेंट समय की बात अगर की जाए तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वन हु मेड शैविज्म पॉपुलर इन साउथ इंडिया। शैव धर्म को किसने पॉपुलर जो है वो किया था। ये अलवार थे, नयनार थे, वीरशिवा थे, ये नन ऑफ दी अबव थे। देखिए अब हम दो टाइप की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अलवार और नयनार, ठीक है, अलवार और नयनार, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे हैं? दक्षिण भारत में शैव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो जो अलवार वाले थे वो ध्यान रखना आपने, वो विष्णु को समर्पित एक गण था 12, इनको बोलेंगे हम। ये पोएट भी थे और ये एक साधु सेंट भी हुआ करते थे, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उस समय की हिस्ट्री की बात होती है ये। और नयनार ये हैं शिव वाले, शिव को प्रमोट करने वाले, शिव धर्म को ज्यादा मानने वाले। इनकी संख्या थी 63 और ये भी तमिल के ही पोएट और सेंट जो थे वो हुआ करते थे, ठीक है ना। तो नयनार जो हैं वो शिव से हैं और अलवार जो हैं वो विष्णु से संबंध है या फॉलोअर्स हैं उनके। क्लियर? ये आपने याद रखना है। Which type of soil is found in most part of India? भारत के अधिकांश भाग में कौन से प्रकार की जो है वो मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, लेटराइट, रेड सॉइल और एलुवियल। तो देखिए एक बार हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो लाल पीली मिट्टी है, रेड येलो सॉइल, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है इसलिए रेड कलर की दिखाई देती है। कम से कम भारत में 18.6% भाग में जो है देखने को मिलती है हमें, ठीक है भाई। काली मिट्टी अगर हम बात करें, ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगूर मृदा भी बोलते हैं, ये भारत के 15% भाग में है, ठीक है। इसके अलावा लेटराइट तो बहुत ही, ये तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग उसमें है ये। लेटराइट बहुत कम उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा मिलती है आपको जलोढ़ मिट्टी, दैट इज अलुवियल, ठीक है। कितना? एलुवियल मिलती है 43.7%, लगभग 7% भाग तक। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी एलुवियल में है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है उनके साथ साथ के जो मैदान है उनमें देखने को आपको मिलेगा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अब देखो, अब जलोढ़ मिट्टी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होती है न्यू एलुवियल और एक होती है ओल्ड, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। तो एक होती है जैसे कि खादर और एक होती है बांगर, ठीक है। बस ये दो आपने याद रखनी है, खादर और बांगर, ठीक है। तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ कौन होती है? तो खादर मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, मोस्ट एलुवियल या मोस्ट फर्टाइल जो होती है वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कंडक्ट्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत इलेक्शन। पंचायती राज के इलेक्शन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शंस हैं वो कौन करवाता है? तो देखिए भाई, इलेक्शन कमीशन करवाता है बेशक, लेकिन सेंटर का नहीं करवाता है। वो कौन करवाता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। देखिए निर्वाचन आयोग जो है हमारे पास वो आता है पार्ट 14 के अंदर, ठीक है, जिसमें
आर्टिकल 324 से शुरू होते हैं। मैंने आपको बोला राइट, वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कौन सा है भाई? लीगल राइट है, जो कि किस में आता है? आपका आर्टिकल 326 के अंदर। हमने ये बात भी की थी, ठीक है। अब इसी के तहत जितने भी लोकसभा, मतलब लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा, इनके चुनाव कौन करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का ये जो इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, राज्य की कौन करवाता है? तो राज्य वाले करवाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये ब्लॉक के जो होते हैं, जो पंचायतों के होते हैं, उनकी इलेक्शन करवाता है राज्य, ठीक। तो ये याद रखना है आपने। बाकी सेंटर जो है वो करवाता है सेंटर का सारे बाकी। क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ इंडियन सोवरेनिटीज। भारतीय संप्रभुता का स्रोत क्या है? देखो, एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में जो संविधान है उसको शक्ति कौन देता है? व्हाट इज द गवर्निंग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर मेन पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन को कहां से मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या है? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से, ठीक है। संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है? तो जनता, ठीक। और संप्रभुता का क्या है? तो भी जनता। संप्रभुता का मतलब है अपनी प्रभुता, अपना प्रशासन। हमें किसी अपना प्रशासन चलाने के लिए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए हमारे देश में क्या करना है, हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। हम नहीं पूछते हैं कि क्या हम ये लागू करें या नहीं लागू करें, ठीक है ना। तो ये चीज हमें सोवरेनिटी मतलब एक फ्रीडम देती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृष्णा सागर डैम। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डैम के बारे में बात कर रहा था मैं। चलिए देखते हैं कृष्णा सागर डैम कहां पर है। तो भाई ये तो कावेरी नदी पे है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। तो ये कावेरी नदी पे कहां मिलेगा भाई? कर्नाटक में मिलेगा। कृष्णा सागर डैम कर्नाटक में। अच्छा, इसी की तरह एक आता है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम ये किसमें है? नागार्जुन सागर डैम भाई, तो नागार्जुन सागर डैम ये आता है आपके भाई कृष्णा नदी पे। कहां? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में। क्लियर है? इसी तरह से कृष्णा नदी पे एक और है जो कि तुंगभद्रा डैम है। तुंगभद्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी बहुत फेमस है। कृष्णा की ही एक सहायक नदी तुंगभद्रा जो कर्नाटक में है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा नागार्जुन सागर डैम। इसके बाद हमने हीराकुंड कर दी है बात, महानदी में है। कहां पे? उड़ीसा के अंदर। टिहरी बांध हमने बात की, भारत का सबसे ऊंचा है, भागीरथी नदी पे। कहां पे? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और भाखड़ा बांध हमने बात की, जो कि हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी, अच्छा एक आता है रिहंद बांध, रिहंद डैम। रिहंद डैम जो है वो है सोन नदी की सहायक नदी। देखो, सोन गंगा की सहायक नदी है, अगर मैं बोलूं गंगा, सोन और रिहंद, मतलब रिहंद कहां गिरती है? सोन में। सोन कहां गिरती है? गंगा में, राइट। तो इसमें रिहंद डैम बनाने की वजह से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील बनी है, जिसका नाम है, यूपी में है ये, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है ना। डैम बना, लेक बन गया। सोन नदी, ठीक है। रिहंद डैम, तो रिहंद ही नदी, मतलब रिहंद नदी पे ही है वो, ठीक है, ध्यान रखना है। और यूपी में सोन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, वो आपने थोड़ा सा याद करना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में मुझे याद आया ओमकारेश्वर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओमकारेश्वर डैम, ठीक है। ओमकारेश्वर डैम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा आता है अभी? तो आपका, हाँ, गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं, नर्मदा नदी पे,
नर्मदा नदी पे ये डैम जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओमकारेश्वर डैम भी, गांधी सागर डैम भी, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अच्छा माफ कीजिएगा, गांधी सागर डैम नहीं है नर्मदा में, ओमकारेश्वर नर्मदा में है, गांधी सागर चंबल में है। ठीक है, चंबल नदी में, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, उसमें है गांधी सागर डैम। अच्छा, चंबल में एक और है जिसका नाम है रणजीत सागर डैम, जो कि चंबल नदी में ही राजस्थान में है। मगर ठीक है, मान लो इस तरह से है, चंबल नदी गई तो इस पोर्शन में गांधी सागर डैम एमपी और इस पोर्शन में रणजीत सागर डैम राजस्थान। तो इस तरह से जो है चंबल नदी में आपको दो डैम देखने को मिलेंगे, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में है। रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पे रणजीत सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आपका गांधी सागर डैम जो है ये अलग है। अच्छा प्लीज माफ करना, आई एम रियली सॉरी गाइस, ये करेक्ट कर लें, रणजीत सागर नहीं है, इसका नाम राणा प्रताप सागर है। राणा प्रताप सागर, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं। रणजीत सागर डैम महाराजा रणजीत सिंह थे, उनसे याद रखना है, ये मैंने याद रखा था पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। ये पंजाब में है, पंजाब में रावी नदी के ऊपर। ये एचपी के पेपर में बहुत बार आता है कमीशन में। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले नीचे आ जाइए। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है राजस्थान में। ये दोनों नाम कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं खुद होता हूं, तो प्लीज आप लोग ना होने, क्योंकि रणजीत, महाराजा रणजीत जो है वो पंजाब के राजा हैं, बस इतना याद रखना। और महाराणा प्रताप जो है कहां के हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, चलिए जी, रणजीत सागर डैम जो रावी नदी पे है, इसको थिएन बांध भी कहा जाता है। यह पेपर में बहुत बार आता है कि थिएन बांध का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, और ये रावी नदी पे पंजाब में है, तो इसका दूसरा नाम है रणजीत सागर डैम। ये सेक्रेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है आपने, प्लीज करेक्ट कर लो आप इसको। थिएन बांध रणजीत सागर डैम पंजाब में रावी नदी पे, ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम जो है ये दोनों ही कहां मिलेंगे आपको, चंबल नदी में। पर लेकिन एक है एमपी के अंदर और दूसरा है राजस्थान के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, और तो इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम ये भी नर्मदा नदी पे, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम तो हमने पढ़ लिया है, वो भी नर्मदा नदी में है, लेकिन वो कहां है, गुजरात के अंदर है, वो मिलेगा आपको गुजरात में। चलो भाई, अच्छा, अब मित्तूर डैम, मित्तूर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मित्तूर ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कहां पे है, किस नदी पे, सॉरी, कावेरी, कावेरी नदी पे। और भारत का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि कावेरी में ही है, उसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, कावेरी नदी पे है, यह भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो भारत ने अपने खर्चे पे 1902 में बनाया था। देखिए, भारत का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था वो 1898 में दार्जिलिंग में खोला गया था। ठीक है, राइट, लेकिन ये जो है ये भारत ने अपने खर्चे पे बनाया है, अंग्रेजों की सहायता नहीं थी। 1902 में कावेरी नदी पे है, ये कर्नाटका में। कहां पर है भाई, कर्नाटका में है, तो ये भी आपने ध्यान से याद रखना है। इसके अलावा कोयना डैम, कोयना ये आता है, ये महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र के कोयना नदी पे है। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, आई होप आपको क्लियर हो गए, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना है, वो मुझे भी कंफ्यूजन में था। ठीक, नाम जो है रणजीत सागर डैम और महाराणा प्रताप सागर डैम, रणजीत पंजाब में मिलेगा, महाराणा प्रताप राजस्थान में मिलेगा। राइट, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह का पक्ष के आंदोलन में शुरुआत किसने की थी। पहले तो बात करें, ये जो एक्ट है, विडो रीमैरिज एक्ट जो था, ये 1856 में पास किया गया था।
देखो इस एक्ट का या फिर जो बिल था वो बनाया किसने था? वो डलहौजी ने बनाया था, ठीक है, डलहौजी ने बनाया हुआ था, वो लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये इसका जो लिखा था ब्लूप्रिंट बोले या फिर एक बिल का जो लिखा हुआ था वो लिखा था इसने, लेकिन 1856 में इसको पास किसने किया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद ये भारत के वो भी बन गए थे। तो देखो एक तो आपने 1829 याद रखना है, सती प्रथा को खत्म कर दिया था किसने? विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने काम किया था, राम मोहन राय ने। वैसे ही विडोरी मैरिज के लिए किसने काम किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो है इसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पास किसने किया है ये? मतलब विडोरी मैरिज किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया है, बस इतना याद रखना है। जैसे कि हम याद करते हैं कि सती प्रथा किसने बैन की थी? तो विलियम बेंटिक ने की थी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, सेपरेट करती है? तो भाई यूराल कहां है? रशिया में है। रशिया एक ऐसा देश है जो दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसका जो मेन पार्ट है, जहां पे मेन पॉपुलेशन रहती है, जहां पे कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप साइड पड़ती है, ठीक है, यूरोप साइड में पड़ती है। बाकी जो रशिया है वो आता है आपका इस तरह से। चलिए जी, अगर हम यहां पे वर्ल्ड मैप की सहायता से समझने की कोशिश करें तो देखते हैं यहां पे एक बार। तो अगर हम बात कर रहे हैं यूराल की, तो यूराल है इस पोर्शन में, ठीक है, इस तरह से। तो ये रशिया का भाग है, ये भी रशिया का भाग है, ठीक। इसकी कैपिटल है इस पोर्शन में, राइट। तो ये यूरोप को एशिया से अलग करती है, यूराल पर्वत श्रृंखला। अब देखिए कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जो मेनली तौर पे पेपर में आती हैं। सबसे पहले तो हो गई हमारे पास एंडीज माउंटेन रेंज, ये दुनिया की सबसे लंबी है। एंडीज माउंटेन रेंज 7200 किलोमीटर लंबी है दक्षिण अमेरिका में। यहां मिलेगी हमें रॉकीज माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में मेनली तौर पे यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में देखने को मिलती हैं, ठीक है। एटलस माउंटेन रेंज, सॉरी एंडीज, एटलस एंडीज हो गया है, एटलस है आपके यहां पे। एटलस, एटलस जो है अफ्रीका के टूनिजिया, अल्जीरिया और मोरक्को कंट्री में, इन तीनों देशों में मिलती है। ये अफ्रीका की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ये, ठीक है। हाँ, यूरोप की है कॉसियस, क्या बोलते हैं इसको, कॉकेशियस माउंटेन रेंज, कॉकेशियस माउंटेन रेंज, ठीक है। और यहां पे जो मेन मैं आपको बता रहा था उसका नाम अभी याद आया, एल्प्स, एल्प्स माउंटेन रेंज, ठीक है, एल्प्स माउंटेन रेंज, ALPHS, एल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये भी आपको कहां मिलेगी? यूरोप में मिलेगी। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ध्यान रखना है। जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन रेंज है, बहुत बार एचपी के एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। कुनलुन माउंटेन रेंज, कुनलुन हो गया, हिमालयन माउंटेन रेंज हो गया, ये चाइना और इंडिया के आसपास जो है देखने को मिलती है, ठीक। तो रॉकी माउंटेन रेंज यूएसए अमेरिका में, इंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में, एटलस सबसे लंबी है अफ्रीका की, पर 3 देशों में है ये, अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिजिया कंट्री में। कॉकेशियस और एल्प्स यूरोप में है। यूरोप को अलग करने वाली रशिया के साथ या एशिया के साथ यूराल, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए जी, यहां पे देखा था हमने अभी, तो क्या था इसका आंसर? यूराल पर्वत श्रृंखला। एल्प्स की बात कर ली हमने, रॉकी की कर ली हमने, और एंडीज की कर ली हमने बात। अगला क्वेश्चन है, विच एरिया इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड?
विश्व का उद्यान किसको कहा जाता है? तो ये बोलते हैं मेडिटेरेनियन रीजन को, भूमध्य सागर को कहा जाता है। ये भूमध्य सागर जो है अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, येलो रेवोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? पीली क्रांति। देखिए मैंने आपको एक दिन क्रांति से भी बताया था, पीली क्रांति ऑयल सीड, ठीक है ना, सीड ऑयल जो होते हैं, मतलब जो बीजों से निकाला गया तेल होता है उससे संबंधित है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्शन व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध से रिलेटेड है। फिश जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन है, ठीक है। आपकी गोल्डन कौन सी है? तो हनी है और हॉर्टिकल्चर है। ब्लैक है पेट्रोलियम, ब्राउन है लेदर, चमड़ा, ठीक है। ग्रे है आपके फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके अलावा हमने कौन सी पढ़ी थी? पिंक जो प्रॉन फिश थी और झींगा मच्छी और प्याज से संबंधित है। लाल है टमाटर और मीट से, ठीक है ना, तो ये हमने पहले भी बात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा कैन बी। तो हमने उस दिन भी बात की थी, 552 हैं लोकसभा में, हो सकते हैं प्रेजेंट समय में 543 ही हैं। उसी तरह से राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में 245 हैं। क्लियर? राज्यसभा का आर्टिकल है 80, अपर चेंबर या फिर इसको बड़ों की सभा भी इसको कहा जाता है, ठीक। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, मतलब है इनफाइनाइट है, मतलब इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? क्लियर? तो देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो मिलेगा आपको कर्नाटका में। वेरी रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क तो ये मिलेगा कर्नाटका में, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इनकी बात करें, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये एचपी के एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये मिलेगा आपको ओडिशा में। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिसका नाम जिम कॉर्बेट है, इसका नाम पहले हेलीज नेशनल पार्क होता था, हेलीज नेशनल पार्क, ठीक है। 1936 में इसका निर्माण किया गया था, उत्तराखंड में है। अब इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और यही भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अच्छा, मैं वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क बोलूं तो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, येलोस्टोन नेशनल पार्क वर्ल्ड का पहला है और जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, राइट। अच्छा, इसके बाद और अगर हम बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां है? सिक्किम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम में है। मानस नेशनल पार्क कहां है? ये भी असम में है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, लोकटक झील भी मिलेगी आपको मणिपुर में, मणिपुर के अंदर। ये भी एचपी के एग्जाम्स में बहुत बार पेपर में आता है कि लोकटक क्या है। भाई ये झील है ये, और ये तैरते हुए टापुओं की झील है। मान लो इस तरह से झील है तो इसमें ऐसे बहुत सारे टापू चलते हैं। इन टापुओं को, इन रिवर आइलैंड्स, सॉरी इन आइलैंड्स को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। यहां पे एक शंघाई डियर है, शंघाई डियर, ठीक है, एक हिरन है जो यहां से छलांगे मारता है इन उसमें, उसको डांसिंग डियर कहा जाता है। डांसिंग डियर उसको कहा जाता है, शंघाई हिरन को। तो ये भी आपको याद रखना है। लोकटक झील में मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसका नाम है कैबुल लामजाओ, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत बार हो गया। केवलादेव नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा राजस्थान के अंदर, ठीक है। रणथंभौर मिलेगा राजस्थान के अंदर। अच्छा, पेंच कहना नेशनल पार्क
आपका पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये माधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखने आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर हैड कंट्रोल ओवर द सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है उस पर किसका राज हुआ करता था? तो भाई कुषाण वंश का हुआ करता था। कुषाण वंश जो है अब 78 ईस्वी में कुषाण वंश का राजा बना था कौन? तो वो बना था कनिष्क। ठीक है, कुषाण का संस्थापक वैसे कुंजुल कडफिसेस है। ठीक है, ये कुषाण जो थे यूची कबीले के लोग थे, यूची कबीले के लोग हुआ करते थे ये लोग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कुंजुल कडफिसेस जो है इसका पहला राजा था, कनिष्क इसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहा है। ठीक है, तो कनिष्क ने ही इसको क्या बनाया था? सिल्क रूट को जो है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कैपिटल क्या हुआ करती थी भाई? कैपिटल थी पुरुषपुर। पुरुषपुर जिसको पेशावर बोलते हैं, पेशावर, जो कि पाकिस्तान में आजकल है ना, पेशावर। अच्छा, इसके दरबार में बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। चरक, वर्ल्ड का पहला डॉक्टर बोलते हैं हम इसको, जिसने डॉक्टर्स के बहुत सारे मतलब इसने दवाइयों के बारे में चरक संहिता, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो है वो लिखी है चरक। ये भारत में सबसे पहले आई सर्जरी करने वाले डॉक्टर थे, प्लास्टिक सर्जरी करने वाले। वर्ल्ड में ये सभी सर्जरीज जो हैं भारत के अंदर ही हुई हैं। चरक और सुश्रुत संहिता, ये दो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी एक बुक्स जो है ये कंपाइल की थी, बनाई थी। ठीक है, दूसरे कौन थे इनके राज दरबार में? तो नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो हैं ये एक साइंटिस्ट थे, तो इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आर्यभट्ट को नहीं बोलते हैं, बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। भारत का आइंस्टाइन किसको बोलते हैं? आर्यभट्ट कराते हैं, नहीं नागार्जुन। ये किसके काल में था? कनिष्क के काल में। तो नागार्जुन को क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टाइन। हालांकि इसका टाइम पीरियड देखो कब का है, और आइंस्टाइन तो कब का आया था? 1900 में, और ये तो 78 ईस्वी में है। ठीक है ना। चलो भाई, और कौन थे इनके? अश्वघोष, आपने नाम सुना होगा इनका भी, अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र जो किताब है वो उसकी रचना की है। बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखी थी। ये भी कनिष्क के टाइम के ही एक राजा, सॉरी एक व्यक्ति हैं। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी? देखो, हमने बहुत बार पढ़ लिया है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। जगह का नाम था कपिलवस्तु, एक बड़ी जगह थी कपिलवस्तु, उसमें लुम्बिनी के अंदर, नेपाल के अंदर हुआ था। ठीक है, राजा शुद्धोधन इनके फादर थे, महामाया इनकी मदर थी, डेथ हो गई थी, तो गौतमी ने उनको पाला था, प्रजापति, गौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी प्रजापति मतलब इनकी मौसी थी, पालन पोषण किया, तो गौतमी पुत्र भी इनको कहा गया था, हमने पढ़ा था ये वाला। ठीक है, और बोध गया में निरंजना नदी, जिसको हम फल्गु नदी भी बोलते हैं, फल्गु, तो निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे किसके वृक्ष में? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या है? ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हुई थी। और इनकी डेथ कहां हुई है? तो कुशीनारा में, कुशीनारा 483 में इनकी डेथ जो है कुशीनारा में फिर हो जाती है। ठीक, ये हमने पढ़ा था। और हमने इनकी मीटिंग के बारे में पढ़ा था, तो हमने RVPK है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, RVPK है। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 में, उसी साल राजगृह में। फिर 100 साल के बाद हुई वैशाली में, फिर उसके बाद 250 में हुई पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम में। इस समय कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, वैशाली में कौन था? कालाशोक। ठीक है, पाटलिपुत्र में था अशोक, और 72 में कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में हुई है ये, कुंडलवन में तो कनिष्क भाई साहब जो थे वो थे उस समय। क्लियर भाई? तो यहां तक आपने याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड
पाकिस्तान कॉल्ड, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है उसका नाम क्या है? तो भाई इसमें क्या ही बोलना, ये सबको पता ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। सर रेड क्लिफ ने ये लाइन खींची थी 1947 में। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया चाइना मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। एक और हम बहुत सारी चलो पढ़ लेते हैं हम। जीरो लाइन कहां है? शून्य रेखा, शून्य रेखा आती है आपके त्रिपुरा, त्रिपुरा भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। बांग्लादेश मतलब त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 जगह से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 से याद रखना, 3 जगह से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तो इसको जीरो लाइन कहा गया है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा 24 पैरेलल है ना, समानांतर रेखा, ये इंडिया में गुजरात और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान मतलब कच्छ, गुजरात का कच्छ में है, ठीक है, कच्छ ले लीजिए। लेकिन भारत इसको मान्यता नहीं देता है। अगर आपको नहीं भी याद करनी है तो इट्स ओके, क्योंकि इंडिया इसको मान्यता नहीं देता है 24 पैरेलल को। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपने। भारत और पाकिस्तान में कच्छ के पास है ये। तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये तो होगी मेन। आगे की वेरी इंपॉर्टेंट 17 समानांतर, 17 पैरेलल किसके बीच में है? तो ये है वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 38 समानांतर रेखा, तो ये है कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में। याद रखना है आपने। अब देखो यूएसए है और एक कनाडा है, तो भाई इसका यू ले लीजिए, कनाडा का सी ले लीजिए, एक लाइन खींच दो तो बन गया 49 समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में। भाई मैं इतना इजी है, बहुत आप याद कर सकते हो, ठीक है। 38, 49 और 17 पैरेलल लाइंस जो हैं पेपर में बहुत बार ये पूछी जाती हैं, तो ये भी आपकी याद हो जानी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी आती हैं? तो यूरोप में है वो, चलो ये मिटा देता हूं, यूरोप आपने लिख लिया होगा। अच्छा, यूरोप के अंदर के कौन कौन से आते हैं? जैसे कि मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, फ्रांस के बीच में, ठीक है। एक आती है आपके पास मैगिनॉट के अलावा सिगफ्रॉइड, सिगफ्रॉइड ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, सिगफ्रॉइड भी, और आपकी मैगिनॉट भी है, ठीक है। ओडरनिसे, ओडरनिसे, ठीक है, ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, पोलैंड के बीच में। एक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनी थी, एक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनी थी, ओडरनिसे, ठीक। और मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा ये है रशिया और फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड के बीच में, ठीक है। हिडनबर्ग, यस, ओडरनिसे के बाद हिडनबर्ग, हिंडनबर्ग भी बोलते हैं इसको, ये भी आपके किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। रिपीटेड क्वेश्चन, ओडरनिसे, हिंडनबर्ग, जर्मनी पोलैंड के बीच में। सिगफ्रॉइड, मैगिनॉट, जर्मनी फ्रांस के बीच में। 17 पैरेलल, वियतनाम, उत्तरी दक्षिणी कोरिया 38 और यूएसए और कनाडा 49 समानांतर रेखाओं के बीच में आपको ये बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन बिगिन इन इंडिया? तो ये हुए हैं 1951 में, ये अक्टूबर के मंथ में शुरू हो गए थे हिमाचल प्रदेश और दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जैसे कि किन्नौर में हुए थे, जिसकी वजह से श्याम शरण नेगी, शरण नेगी जो से नेगी है ना, वो भारत के सबसे पहले जो हैं वोटर बन पाए थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले वोटिंग होगी थी 1951 में लोकसभा की, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपने।
चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड अरुण। अरुण मीन्स आपका यूरेनस, यूरेनस, ठीक है, अरुण का मतलब है यूरेनस। तो मार्स एंड यूरेनस के बीच में कौन से हैं? तो भाई सबसे पहले आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? सैटर्न एंड जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है ना, बी वुड बी द राइट आंसर। तो जुपिटर मतलब बृहस्पति और शनि, ये दोनों जो हैं पृथ्वी और सॉरी मंगल और अरुण के बीच में आते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ये 3 दिसंबर को 1984 को हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है वो लीक हो गया था, राइट। और एक पेस्टिसाइड जो है, एक कंपनी थी जहां पे प्रोडक्शन के दौरान इसमें मिक्सचर गैस में विस्फोट हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनाइट जो थी वो फैल गई थी यहाँ पे। 1984 की बात है ये, और 5 लाख से अधिक आसपास लोग जो है उसमें प्रभावित हुए थे इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट मिशन दैट केम टू इंडिया वाज। अच्छा जी, कैबिनेट जो मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में, इवन ये एचएस में भी आ चुका है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था कि हम जो उस समय यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, क्लीमेंट एटली, ठीक है, उन्होंने बनाया था ये, क्लियर। क्लीमेंट एटली ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक, तकरीबन फरवरी मंथ की बात है। उसके बाद क्या मकसद था कि भाई हम इंडिया में अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, हम चले जाएंगे, अब अपने आप कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह चीजें जो हैं ये खोली गई थी, ठीक है। तो इसके लिए ये बनाया गया। 3 सदस्य थे उसमें, कौन कौन थे? बिल्कुल स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उसमें, एवी अलेक्जेंडर थे उसमें, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे उसमें। ह्यू गेस्टेक नहीं थे इसमें, ठीक है ना। तो पैथिक लॉरेंस जो है वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, ठीक है। ये तीनों थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों ही सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष पूछा गया है तो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। साथ ही में याद रखना है आपको एक चीज कि वेवल भी थे इसमें, लॉर्ड वेवल भी थे, ठीक है। पर लेकिन लॉर्ड वेवल को जो था, वेवल, ठीक है, वेवल को जो था उसमें एक ऑफिशियल तौर पे मेंबर नहीं माना गया है, ठीक है। लेकिन ये भी थे पर सदस्य नहीं थे, इनका भी इसमें योगदान है, ठीक। ये फेल हो गया था। उसके बाद मई के महीने में इंडिया ने अपना ही कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था, कैबिनेट मिशन प्लान, वो भी 1946 में आया है, जिसको हम पढ़ते हैं। उसमें इलेक्शन हुए थे 389 सीटों के अंदर, याद है वो, हम सबने मतलब सभी ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद पहली बैठक होती है, राइट, दिसंबर के मंथ में। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, हु वाज गांधीज पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये उदारवादी उसके थे, उदारवादी संघ के, ठीक है, जो कांग्रेस का था। कांग्रेस फिर 1906 में 7 में सूरत अधिवेशन में टूट गया था, उदारवादी और उग्रवादी। तो ये उदारवादियों में था, ये सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं उनको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट जो हैं वो रह चुके हैं, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें तो इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी है, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश
इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरह से पॉवर्टी एंड, पर मेन बात क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्लीज आप इसको करेक्ट कर लें, इंडिया। और इसमें वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी दी है इन्होंने। ड्रेन थ्योरी मतलब कि भारत का सारा पैसा जो है बाहर जा रहा है, किस तरह से ब्रिटिश भारत को लूट रहे हैं, सारा पैसा यहां से लेके ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं। तो ये जो है थ्योरी इन्होंने दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में इन्होंने वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी जो थी वो इन्होंने प्रस्तुत की थी, राइट। ये आपने याद रखना है, ये इनकी बुक भी है, तो ध्यान रखना है आपने इसमें, ठीक है। अगला हमारे पास अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, तो दैट इज ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक आते हैं, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम केशव था। अच्छा, इनका मुख्य नाम जो बड़ा फेमस है, तो उनको हम लोकमान्य भी बोलते हैं, मतलब लोगों ने इनको मान्यता दी है, मतलब इनको रिकॉग्नाइज किया है जी। और देखो कई बार ना आपको एक क्वेश्चन आते हैं कि गांधी ने किसी को कुछ बोला है या किसी और ने किसी को कुछ बोला है, तो महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किसने, कोट्स, फेमस कोट्स या नेम जो दिए जाते हैं, जैसे गुरुदेव गांधी ने किसको कहा, तो क्या बोलते हैं उनको, टैगोर साहब को कहा था, टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो उस तरह से महात्मा गांधी ने इनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, 1916 में होम रूल लीग शुरू की थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1916 में एनी बेसेंट ने भी इनका साथ दिया था, इन्होंने अलग जगह खोली थी, एनी बेसेंट ने अलग जगह खोली थी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके दो पत्रकार थे, मतलब मैगजीन थी या अखबार थे, जिनका नाम था मराठा और केसरी, ठीक है, ये दोनों इनकी अखबारें थी, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की दो अखबारें थी, मैगजीन थी, याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मराठा और केसरी। मराठा जो था ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, और केसरी जो है ये मराठी लैंग्वेज में थी। ये भी एचएएस में कई बार पूछा जा चुका है कि केसरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये मराठी में थी, और मराठा जो थी वो इंग्लिश वाले में थी, ठीक है ना, इसमें कुछ वो नहीं है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके टीजीटी कमीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनको द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा जाता है। होम रूल लीग हटा दूं मैं यहां पे, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, ठीक है ना। अनरेस्ट इंडिया का मतलब क्या है, या फिर इंडियन अनरेस्ट, आगे पीछे हो जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट क्यों कहा गया था, क्योंकि इन्होंने अपनी अखबारों में ऐसे भड़काऊ भाषण दिए थे कि इसकी वजह से कई दंगे हो जाते थे, और ब्रिटिशर्स जो थे उसके कंट्रोल में नहीं रहते थे, इनको फिर जेल भी कर दिया गया था बहुत बार, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन के बाद इन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया हुआ है, भाषण दिए थे। अच्छा, कहानी इस तरह से है कि क्या हो गया था, ऐसे ही कोई इन्होंने भाषण दिए थे अपने अखबारों के दौरान, सॉरी माफ कीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एक गांव के अंदर दो डॉक्टर आए थे जो फीमेल को चेक कर रहे थे, वो ब्रिटिश डॉक्टर थे, अंग्रेज थे एक्चुअल में। तो कंप्लेंट में उन्होंने ऐसे कर दिया कि भाई छेड़ दिया, मतलब इस तरह से ऐसा बोला गया, उनको इतना पीटा गया कि उनकी डेथ हो गई थी। तो उस घटना के बाद इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था, क्योंकि इनकी भाषणों की वजह से क्या हो रहा है, मतलब दिक्कतें हो रही हैं, दंगे लग रहे हैं, राइट। तो ये किसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत बार आता है। तो ये वैलेंटाइन शेरोल जो था, राइटर हैं ये, इन्होंने इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। गाइस मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है जरा आपने इसका,
ठीक है, लोकमान्य भी इनको बोलते हैं, गांधी ने इनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, राइट। तो ये आपने याद रखना है। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग खोला था, मतलब चलाई थी ये, ठीक है, इस तरह से। और अगले हैं हमारे पास लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में क्या बात करें हम, तो देखिए लाला लाजपत राय जो थे, इनको किस नाम से जानते हैं हम, तो आपने पढ़ा ही होगा, पंजाब केसरी कहा जाता है, द लायन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को, ठीक है। इनके बारे में एक ही मेन इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं कि इनकी डेथ हो गई थी नवंबर मंथ में 1928 में। हुआ क्या था, लाहौर में जब डंडे पड़ रहे थे, मतलब इनको ना लाठी चार्ज के दौरान इनको इतने घाव लग गए थे कि इनकी डेथ हो जाती है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइमन गो बैक वगैरह। उसमें इनके लाहौर में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, तो इनको मार दिया, मतलब उसके लाठीचार्ज के जो उनके घाव थे शरीर के अंदर, उनकी बात डेथ हो गई इनकी। 63 एज थी, ज्यादा नहीं थी, पर इनकी डेथ हो जाती है फिर 1928 में लाला लाजपत राय की। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वराज शब्द बोला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके ही रहूंगा। ये किसके शब्द हैं, ये पेपर में आता है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ग्रेट ओल्ड मैन है ये, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर्स चुने गए थे, सदस्य बने थे, ठीक है। पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये 1890 के आसपास है, 1892 या फिर इस तरह से कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर लेकिन जो डेट है वो आप एक बार देख लेना प्लीज। उस समय जो थे ये 92 के आसपास ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनाए गए थे, तो पहला भारतीय था जो सदस्य बना था ब्रिटेन में जाके पार्लियामेंट में, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी के गुरु हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपने, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। लाल बाल पाल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, क्विट क्या बोलते हैं, विदेशी चीजों को हमने बहिष्कार किया था, है ना, मतलब ब्रिटिश जो सामान था उसको नहीं यूज करेंगे हम। उसमें हमारे पास लाल बाल और पाल, ये बड़े फेमस हुए थे, लाल बाल पाल। तो लाल तो हो गए हमारे लाला लाजपत राय, बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक हैं, पाल कौन है, तो ये है विपिन चंद्र पाल, ये भी एक व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो इनको भी याद रखना है आपने, लाल बाल पाल, ये कई बार पेपर में आते हैं, बंगाल विभाजन के बाद ये फेमस हुए थे तीनों ही। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Who said the word Hindus and Muslims are the two eye of a beautiful bride? देखो ये है वो कोट्स, ये वो चीजें जो हैं, नेताओं ने कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो बोले हुए हैं, ठीक है ना। तो किसके द्वारा ये कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं, ये शब्द किन्होंने कहे थे इस तरह से, राइट। तो किसने कहे थे, सैयद अहमद खान ने ये कहे थे, राइट। तो ये भी आपने ध्यान देना है। अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था ये, ठीक है भाई। दिल्ली चलो, ये किसने कहा था। जय हिंद, ये नारा किसका है, तो ये तीनों ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं, ठीक है। खूबसूरत दुल्हन वाला सर सैयद अहमद खान जो है इन्होंने दिए हैं। डू और डाई, करो या मरो, महात्मा गांधी का नारा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका था, तो इनकलाब जिंदाबाद जो थे, क्या नाम है वो जो छोटी एज में जिनको फांसी दे दी गई थी, वो सिख जो थे, उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, 21 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी, उनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह, यस भगत सिंह,
तो उनका नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। ये आपने याद रखना है। अभी मैंने बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके ही रहूंगा, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना, ये बहुत बार पेपर में आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राम प्रसाद जी ने बोला था, ये बिस्मिल जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना है इनको। सरफरोशी की तमन्ना ये पेपर में आता भी है, बिस्मिल ने बोला था। वंदे मातरम किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी, आपको पता है वंदे मातरम लिखा है उन्होंने, ठीक है। अच्छा हाँ, आराम हराम किसने कहा है? आराम हराम है, आराम करना हराम है, जो कि आप सभी के लिए बोल रहा हूं, कमीशन की तैयारी कर लिए अच्छे से, ठीक है। आराम करना हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको जो है देखने को मिलेंगे, ठीक। और सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, जो ये सॉन्ग भी बना था, तो ये मोहम्मद इकबाल के वर्ड्स हैं, ये मोहम्मद इकबाल के ये क्या हैं? शब्द हैं। क्लियर? तो आपको बस ये याद कर लेने हैं कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट ये कोट्स हैं जो कि फेमस लोगों ने दिए हुए थे, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बुक वॉज रिटन इन बाय हुएन सांग जो है, ये आपका हुएन सांग जो है ये आया था हर्षवर्धन के समय में, माफ कीजिएगा। सीयू की है इनकी बुक, सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सीयू की जो है इनकी किताब है, इसका मतलब भारत का वर्णन इसमें रहता है। हर्षवर्धन जो थे उनके टाइम पीरियड में आए थे ये, ठीक है। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था वो कब का था? तो लगभग 630 के आसपास, 630 से 645 के आसपास जो हैं हुएनसांग चाइनीज यात्री थे। पहले नहीं थे, पहले कौन था? फाहियान चंद्रगुप्त टू, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है। उनके टाइम में जो है वो आए थे। ये टाइम पीरियड है आपका 399 के आसपास का। उस समय जो फाहियान आया था, पहला चीनी यात्री। हर्षवर्धन के टाइम में आया था हुएनसांग, जिनकी बुक थी सीयू की, ये ध्यान रखना है आपने। हमने लास्ट उसमें पढ़ा था इब्न बतूता, वो मोरक्को से आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था? मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में आया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, by what name were the province known as in the Gupta period? Very important question. गुप्त साम्राज्य के अंदर जो ये प्रांत हुआ करते थे, प्रोविंस होते थे, उनको किस नाम से जानते थे? क्या उनको विधि बोलते थे, भुक्ति बोलते थे, गवर्नमेंट बोलते थे? तो आपको ध्यान रखना है, गुप्त साम्राज्य जो था दो पार्ट में डिवाइड हुआ करता था। एक प्रांत होता था और एक होता था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको बोलते थे हम विषय, ठीक है, विषय। और प्रांत को बोलते थे भुक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने। जो प्रोविजंस होते थे उनको बोलते थे हम भुक्ति, जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उसको विषय बोलते थे, विषय, ठीक है। और जो भुक्ति का हेड होता था, जो इसका अधिकारी होता था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उपरिको, ये उपरिक बोलते थे, उसको उपरिक बोलते थे, उपरिको बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट जो विषय है उसका अधिकारी को बोलते थे विषपति, विषपति, ठीक है। और प्रांतीय, हम छोटे स्थानीय प्रशासन बोले, हम लोअर लेवल पे, जो ग्राम लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते थे हम, ग्राम प्रधान को बोलते थे गणपति, उसको कहा जाता था गणपति, ठीक है। गणपति के नाम से उसको जाना जाता था। तो ये आपने याद रखना है, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What were the coins called in the Vedic period? वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? कमिश्क, सतमन, कृष्णक और टका। देखो टका तो बिल्कुल गलत, टका तो हो ही नहीं सकता कभी भी। टका तो आपकी करेंसी है बांग्लादेश की, ठीक है ना। तो वैदिक पीरियड में
ये तीनों नाम जो हैं वो लिए जाते थे, तो तीनों ही सही आंसर हैं, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेन जो है वो सतमन होना चाहिए, ठीक है ना, सतमन। देखिए मैं एक बार बता दूं आपको कि गुप्त पीरियड में, सॉरी, जो हमारे वैदिक ग्रंथ मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग निष्क, स्वर्ण, ये सोने के सिक्के थे ऋग वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल जो था उसमें सतमन आया था, ठीक है, सतमन या फिर कृष्णल, कृष्णल, जो कृष्णन भी बोला गया है इसको, इसी को ही कृष्णल भी कहा गया है। ये तीनों सिक्के जो हैं आपको कहां मिलेंगे, मतलब शतमन भी इसमें, शतमन, ये आपको वैदिक काल में मिलने वाले कुछ सिक्के हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेयर इज द परमानेंट ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय यूनाइटेड नेशन। संयुक्त मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है भाई, बहुत बार पढ़ लिया है, हेग में है, 1945 में बना था, हेग नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है भाई, और 1945 में बना था। इसके जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आते हैं, ठीक है, 9 साल का कार्यकाल होता है। हेग में इनका है, नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टरडैम, वो भी याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसको आईसीजे बोलते हैं, एक और है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो दोनों ही कोर्ट कहां मिलेंगे, हेग में मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो भाई आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।